नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आम ने जापान का क्या बिगाड़ा कि जापान ने भारत के आम को बैन कर दिया। जिस तरह से भारत में कानून और प्रक्रियाओं के होने के बाद भी फल और सब्जियों में बेधड़क रसायनों का इस्तेमाल होता है, जाहिर है उस आदत का असर निर्यात होने वाले फल सब्जियों पर भी पड़ सकता है। जिस देश की एक दवा कंपनी नकली कफ सिरप निर्यात कर देती है, 60 से अधिक बच्चे मर जाते हैं, उस कंपनी को कारोबार करने का फिर से आदेश मिल जाता है, उस देश में फर्जीवाड़ा ही एकमात्र सिस्टम बन जाए तो क्या हैरत। उस देश से आम क्या, 100 ग्राम चावल खरीदते हुए भी सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जापान ने सावधानी बरती, लेकिन इससे भारत की नाक कितनी कटी। हमारे किसानों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शायद फर्क ना पड़े, मगर चावल से लेकर आम के निर्यात पर रोक की खबरें भारत की खेती के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। आम की खबर ने एक और बात को एक्सपोज कर दिया कि फल सब्जियों के मामलों में जांच के लिए भारत का अपना सिस्टम कितना गया गुजरा है। लोग आम बैन से ज्यादा इस बात से हैरान हैं कि आम के आयात से पहले जापान का अफसर भारत आकर जांच कर रहा है कि आम की धुलाई और पैकिंग सही से हुई या नहीं। इस प्रक्रिया में खामी मिल गई तो भारत से आम के आयात पर रोक लगा दी गई। पहले भी 20 साल तक जापान ने आम की खरीद पर रोक लगा रखी थी, लेकिन 2006 से इसे दोबारा चालू किया गया। 20 साल चलने के बाद फिर से कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है। निर्यात से पहले आम की कई स्तरों पर छटाई, धुलाई, सफाई की जाती है। पानी की बौछारों से इसे इस तरह साफ किया जाता है कि सतह पर धूल का एक कण तक ना बचे। उसके बाद आम को हीट वेपर ट्रीटमेंट प्लांट में रखा जाता है ताकि बिना रसायन के ही उसे संरक्षित किया जा सके। गर्मी और नमी में आम को रखा जाता है ताकि अगर शिपमेंट में कोई कीड़ा हो तो पहले ही मर जाए। इसके बाद ही आम को एयर कंडीशन ट्रक में लाद कर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। यही प्रक्रिया दूसरे फलों और सब्जियों के निर्यात के पहले अपनाई जाती है ताकि दूसरे देश से आया फल खाने के लिए सुरक्षित हो और उसमें पनप रहा कोई कीड़ा दूसरे देश में ना फैल जाए। जापान जिन निर्यातकों से आम खरीदता है, उनकी फैक्ट्री में इस तरह के प्लांट लगे होते हैं और वहीं जाकर जापान का अधिकारी जांच करता है कि सारी प्रक्रिया ठीक से अपनाई जा रही है या नहीं। इस बार यूपी के रहमान नगर में जापान के अधिकारी ने जांच की तो पाया कि फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में खामियां हैं। प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं हो रहा। इकोनॉमिक टाइम्स के शांतनु नंदन शर्मा ने रिपोर्ट किया है कि जापान के अधिकारी की जांच के आधार पर जापान ने अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली आम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यही 4 आम सबसे अधिक निर्यात किए जाते हैं। इस एक फैसले से यूपी से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आम की खेती करने वाले किसानों पर असर पड़ सकता है। अप्रैल से जून के बीच आम के निर्यात का सीजन होता है। सीजन शुरू होने से ठीक पहले 31 मार्च को योकोहोमा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन नाम की जापान की एक पब्लिक इंटरेस्ट बॉडी ने ऐलान किया कि अगर आम के किसी शिपमेंट को 25 मार्च 2026 या उसके बाद भारत द्वारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान सरकार के प्लांट प्रोटेक्शन स्टेशन के एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए यह घोषणा कर दी गई। मनी कंट्रोल की ऐश्वर्या दाभड़े की रिपोर्ट है कि भारत से आने वाले किसी भी शिपमेंट को तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक जापान के अधिकारियों को इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि भारत के ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स में सुधार हुआ है। इतनी सी बात को जापान ने कितनी गंभीरता से ली है और भारत के लोग सीबीएसई की कॉपी की जांच में धांधली और नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने पर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन दिनों राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में लगे हैं। जापान में पेपर लीक हुआ होता तब क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। दिसंबर 2026 में मनमोहन सिंह जापान गए, वहां की संसद को भी संबोधित किया। तब संसद को संबोधित करना नॉर्मल बात थी,
मगर प्रधानमंत्री मोदी के समय संसद को संबोधित करते ही भारत विश्व गुरु वगैरह बन जाता है। एक तरह से मनमोहन सिंह ने भारत के लिए जो हासिल किया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 13वें वर्ष में गंवा दिया। मनमोहन सिंह ने कई समझौते उस दौरान साइन किए, जिनमें खेती को लेकर भी एक डील थी। पुरानी मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जापान का भरोसा पाने के लिए वेपर हीट प्लांट लगाने की बात की गई, जिसके बाद 2017 में भारत का पहला सरकारी वेपर हीट प्लांट तिरुपति में लगाया गया। इस तरह जापान ने भारत से आम खरीदने पर जो बैन लगाया था 20 साल पहले 2006 में हटा लिया। अब फिर से बैन लग गया। 2015 में द हिंदू अखबार ने तिरुपति के हीट वेपर प्लांट के बारे में रिपोर्ट किया है कि इस सेंटर से पहला ऑर्डर जापान ही गया, लेकिन उसके बाद मामला ढीला पड़ने लगा और 8 साल तक यह प्लांट बहुत एक्टिव नहीं रहा। 2015 में तिरुपति के इस प्लांट में फिर से कुछ गतिविधियां चालू होने के अवसर पर यह खबर छपी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय जो समझौता हुआ, उसमें एक बात थी कि जो भी आम जापान जाएगा उसे वेपर हीट ट्रीटमेंट से गुजरना होगा। यहां तक तय हुआ कि किस किस शहर में इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बंगाल की चुनिंदा फैसिलिटी में ही ऐसा करने की अनुमति दी गई। हर साल शिपमेंट शुरू होने के पहले जापान के अधिकारी भारत आते हैं, इस प्रक्रिया की जांच करते हैं, लेकिन 20 साल में पहली बार जापान ने आम के शिपमेंट को निलंबित किया है। इस तरह के प्लांट कई जगहों पर होंगे जहां से फल और सब्जी का निर्यात होता है। जापान ने आम की कुछ ही प्रजातियों के आयात करने की रजामंदी दी। अल्फोंसो, केसर, बंगनपल्ली, लंगड़ा, चौसा और मल्लिका इनमें शामिल हैं। भारत कई देशों को आम का निर्यात करता है। जापान के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इसमें शामिल हैं। 2024-25 में भारत ने दुनिया भर में करीब $57 मिलियन का आम निर्यात किया और इसमें $15 लाख का आम जापान गया। जापान के बैन से असर तो पड़ेगा। निर्यात के कारण आम के किसानों के पास कुछ पैसे तो पहुंचते होंगे, अच्छा भाव भी मिलता होगा। महाराष्ट्र में हापुस, जिसे अल्फोंसो कहते हैं, उसकी फसल पर मौसम की मार पड़ गई। इस साल 90% अल्फोंसो बर्बाद हो गया। हापुस के पेड़ पर नवंबर के महीने में बौर आते हैं, दिसंबर तक फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और फरवरी तक फल आ जाता है। इसके लिए सही तापमान 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, मगर 2025 के दिसंबर में और 26 की जनवरी में तापमान बहुत नीचे चला गया और सर्दी लंबी खींच गई। इसके कारण हापुस का फसल काफी बर्बाद हो गया। अल्फोंसो की खपत भारत में ही हो जाती है, बहुत कम हिस्सा निर्यात होता है, वह भी खाड़ी के देशों में, मगर युद्ध के कारण इस निर्यात पर भी असर पड़ा ही होगा। अगर एक्सपोर्ट किए जाने वाले फल सब्जी पर सवाल उठ सकता है, तब फिर यह देखना चाहिए भारत में जो फल और सब्जियां खाई जा रही हैं उनकी क्या हालत है। प्रधानमंत्री मोदी की तो सारे प्रधानमंत्रियों से दोस्ती है, मगर इस दोस्ती का लाभ ना तो अमेरिका से व्यापार में मिल रहा, ना जापान से, मगर हर ट्वीट में वे जापान से लेकर चीन के नेताओं को अपना दोस्त ही बताते हैं। बात यह है कि दुनिया भर में जापान अपने खाद्य आयात की कड़ी प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता है। अगर जापान ने भारत के आम पर संदेह पैदा कर दिया, तो क्या दूसरे देशों में भी भारत के उत्पादों को लेकर गलत संदेश नहीं जाएगा? भारत में मेडिकल की परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं हो पा रही, तो जापान को थोड़ा तो समझना चाहिए कि भारत के लिए एक एक आम को शुद्ध और स्वस्थ भेजना संभव नहीं। थोड़ा तो प्रैक्टिकल जापान को भी होना चाहिए। भारत में हर साल हर दिन खाने पीने की चीजों में रसायनों की मिलावट की कितनी खबरें आती हैं। छापा मारकर नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, कहीं तरह तरह के रसायन से दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है, घी, खोया, मसाले में मिलावट की तमाम खबरें छपती हैं, जनता नोटिस में नहीं लेती। हर साल ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं और अगले साल ऐसी फैक्ट्रियां और बन जाती हैं। मिलावट से पैसा कमाकर कितने व्यापारी पूंजीपति बन गए, राष्ट्रभक्त भी बन गए और धर्म की रक्षा में लगे हैं। इससे बीमार होकर कितने लोग बर्बाद हो गए, उसका कहीं हिसाब नहीं।
भारत के लोगों ने हर स्तर पर मिलावट को स्वीकार कर लिया है। फर्जी इतिहास को लोगों ने इतिहास मान लिया, तो नकली पनीर, नकली घी को असली क्यों नहीं मानेंगे? खा ही रहे हैं। भारत में मिलावट महामारी का रूप ले चुका है। किस चीज में मिलावट नहीं है, बल्कि भारत को जापान से मदद मांगनी चाहिए कि अपने अधिकारियों को कुछ महीने के लिए यहां उधार पर भेज दे, ताकि उनसे यहां बिक रही सभी चीजों की जांच करवाई जा सके। भारत में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर कानून हैं, विभाग भी है, मगर क्या फूड सेफ्टी विभाग में इतने स्टाफ हैं जो भारत जैसे विशाल देश में गली गली में बिक रहे तरह तरह की खाने पीने की चीजों की जांच कर सके? हकीकत आप जानते हैं, गनीमत है। आम चेक करने आया जापान के अफसर ने आसपास बिक रहे खाने पीने की चीजों की जांच नहीं की। कभी आपने सोचा है कि आपके शहर में आम के ठेले पर सारे आम एक आकार के कैसे हैं? उन सभी के रंग एक जैसे चमकदार क्यों हैं? ठेलों पर सजाए गए आमों को देखिए, लगेगा सारे आम एक ही स्नान घर से एक ही साबुन से नहाकर बाहर निकले हैं और यहां सजाए गए हैं। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आम को एक जैसा बनाया जा रहा है। इसके कारण आम की अब कई किस्में बिक्री योग्य नहीं मानी जाती और उनकी वैरायटी भी खत्म होने लगी है। इन आमों को देखकर लगता है बाग से नहीं, सेना से परेड की ट्रेनिंग लेकर यहां लगाया गया है। आमों का इस तरह से दिखना और बिकना बताता है कि हमने आमों के बारे में जानना बंद कर दिया। कच्चा मीठा, हुस्न आरा, शरबते बगरैन, तोतापुरी, गुलाब जामुन, किशनभोग, अल्फोंसो, केसर, बंगनपल्ली, लंगड़ा, रटौल, दशहरी, मखसूस, मालदा, सफेदा, काला पहाड़, जर्दालू, फजरी, हिमसागर, लैली, मून, मल्लिका, चौसा, पतवा कोट, हाथी झूम, आम्रपाली, डींगा, बंबैया, कलकतिया, कालू, न्यादर मनौटा, समर बहिश्त, सुरखा, आमने खुर्द, इस तरह के नाम हैं। तो यह सब कैसे हुआ? जाहिर है आम के पकने से लेकर बिकने की प्रक्रिया में कुछ तो बड़ा बदलाव किया गया। इसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है। रंगों को चमकदार बनाने के लिए, आम को सेहतमंद दिखाने के लिए बड़ा खेल हो रहा है। आम की बागवानी करने वाले जानते हैं कुछ लोग किन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे केला और आम ठेले पर पहुंचते ही अमलतास के फूलों की तरह पीले दिखाई देने लगते हैं। आपने अमलतास के पेड़ तो देखे होंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में पूरा पेड़ पीला नजर आता है, एक समान। कई बार ठेले पर मॉल में रखा आम देखकर लगता है आम नहीं, अमलतास है। रसायन के इस्तेमाल से आम को खूब पीला, खूब ताजा दिखाने का खेल हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आम को इंडस्ट्री के लेवल पर बाजार में पहुंचाने के पीछे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। जैसे न्यूज लॉन्ड्री के प्रतीक गोयल की इस रिपोर्ट को देखिए और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए, ताकि उसमें डूबे अंकिलों को पता चले देश में किस लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस रिपोर्ट में डॉक 1 मैक्स सिरप की कहानी छपी है। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान में इसे पीते ही 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि 2 दिनों के भीतर उसका किडनी फेल हो गया। देखते देखते उज्बेकिस्तान में भारत में बने कफ सिरप के पीने से 67 बच्चे और मर गए। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने लैब में इसके सैंपल की जांच की तो पाया कि इसमें 2 ऐसे रसायन डाले गए जिनसे किडनी फेल हो जाती है। इस तरह की दवा बनाकर भारत की एक कंपनी निर्यात कर रही थी। इसके बाद भारत ने कंपनी के नोएडा प्लांट पर रोक लगाई। यूपी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द किया। इसके निदेशक सचिन जैन और जया जैन भारत जैसे विश्वगुरु एंड प्यारे देश को छोड़कर भाग गए। अब यही कंपनी फिर से बिजनेस करने लगी है। कोर्ट से भी राहत मिल गई है। जो लाइसेंस रद्द हुआ था फिर से बहाल हो गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपकी कंपनी पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, आपकी दवा से बच्चे मर गए हैं। इन खबरों की याद दिलाने से कितनी तकलीफ होती है। 2025 की मई में अमेरिका ने इसी तरह के कारणों से भारत से आने वाले आम के 15 शिपमेंट को रोक दिया। शिपमेंट अमेरिका पहुंच गया था, लेकिन तब भी अमेरिका ने स्वीकार करने से मना कर दिया। निर्यातकों से कहा कि या तो अपना आम यहीं नष्ट कर दीजिए या वापस ले जाइए। वापस ले जाना इतना महंगा था कि व्यापारियों ने अमेरिका में ही आम नष्ट करने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार व्यापारियों को $5 लाख यानी करीब 50 करोड़ का नुकसान हुआ।
50 करोड़ का नुकसान झेलने वाले व्यापारियों पर क्या असर पड़ा, उनका चेहरा किसी रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। निर्यातकों का कहना है कि उन्होंने फसल का इस तरह से ध्यान रखा, लेकिन नवी मुंबई में रेडिएशन करने वाली एजेंसी ने कागज पूरे नहीं दिए, इसीलिए उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। भारत का सिस्टम भारत के किसानों को हर स्तर पर हरा रहा है। आप किसी आम के बागान में जाइए, भारत का किसान एक एक आम के पीछे कितनी मेहनत करता है। उमस भरी गर्मी में बच्चों की तरह आम को बड़ा करता है, लेकिन सरकार की लचर प्रक्रिया, बिजनेस में धांधली को बढ़ावा देने के खेल ने ईमानदार किसानों को भी बर्बाद कर दिया। जिस देश में आम चुनाव में बराबरी के नियम नजर नहीं आते, धांधली की खबरें आती हैं, उस देश में आम को लेकर सबके लिए समान प्रक्रिया की कल्पना अब फालतू लगने लगी है। लेकिन जापान और अमेरिका से आने वाली खबरें बता रही हैं, भारत का किसान अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करता। भारत की सरकारों के अधिकारियों ने, उनके सिस्टम ने अपने फायदे के लिए चोर दरवाजे बना लिए और किसान बर्बाद होता रहा। बात केवल आम की नहीं है। फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका पहुंच जाते हैं। ये सारे देश भारतीय छात्रों से बहुत परेशान हैं। इस तरह की घटनाएं भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह खबर भी 2026 की है, 1976 की नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में ऋतु सरीन और निर्भय ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन है। भारत से हर साल यूरोप जाने वाले 10 लाख लोग जिस वीएफएस वीजा एजेंसी में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, उसकी प्रक्रियाओं में कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। दुबई और स्विट्जरलैंड की यह एजेंसी दुनिया के कई देशों में काम करती है। यूरोप के अधिकारियों ने 150 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में वीएफएस के काम करने के तरीकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 20 देशों में इसकी जांच की गई। पाया गया कि एजेंट फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बेच रहे हैं। फीस को लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं। एप्लीकेशन भरने वालों का डेटा भी सुरक्षित नहीं रखा जाता। भारत में पेपर लीक, विदेशों में फर्जी पेपर, आदत ही लगती जा रही है इस देश को। इस देश को बचाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को छुड़ाना होगा, वहां से निकालना होगा। हर ग्रुप में इतना प्रोपेगेंडा फैल गया है कि आप तमाम रिपोर्ट को दिखाकर भी नहीं समझा सकते। देश में कुछ बड़े पैमाने पर गलतियां हो रही हैं और मामला खतरनाक होता जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार और उसकी कामयाबी को लेकर किस तरह की झूठी बातें हो रही हैं, उसमें इस तरह की घटनाओं पर कोई सवाल भी नहीं करता, बल्कि दमन की हर कार्रवाई का वहां समर्थन किया जा रहा है। यह कैसा देश हो गया है कि पेपर लीक होने पर भी चुप रह जाता है, इम्तहान भी ठीक से नहीं हो पाता, कॉपी तक ढंग से जांच नहीं हो पाती। दुनिया के तमाम देशों में भारत के उत्पादों पर इतनी आसानी से उंगली उठ जा रही है। इसलिए बात केवल आम की नहीं, बात भारत की आम जनता की भी है, उसकी साख की भी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।